मुस्लिम समाज को भीमराव अंबेडकर जी, कांशीराम जी, मायावती जी इस तरह के नेता पैदा करने होंगे जिन्होंने अपने समाज की लड़ाई लड़ी हो। मुस्लिम समाज को इस्तेमाल किया गया लेकिन उसको मान सम्मान और हिस्सेदारी सत्ता में नहीं दी गई है। बलात्कारियों को संस्कारी बनाया गया और बीच में भी आप देखेंगे उनको कितनी बार जेल से छूटकर वो पैरोल पर आए हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी होती थी, आज भी इस तरह की। इसमें हिंदू मुस्लिम या जातिवाद नहीं होना चाहिए। 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी, उन्होंने भी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। आज बताना चाहता हूँ ये इसलिए मीडिया नहीं दिखा रहा है क्योंकि तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है चौधरी मोहम्मद इस्लाम, जो आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आज हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं, किसान की ज़िंदगी से जुड़े हैं, महिलाओं की ज़िंदगी से जुड़े हैं, असल में यहाँ पर इंसान और मानवता से जुड़े हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात नहीं करती है। लगातार हिमाचल का इलेक्शन दिखा रही है, गुजरात इलेक्शन दिखा रही है, लेकिन उपचुनावों की कहीं कोई चर्चा नहीं है। उपचुनाव से शुरुआत करते हैं। सर, आरएलडी की क्या भूमिका है? हम इस सवाल से शुरुआत करेंगे। आरएलडी का जो ज़मीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो क्या स्थिति है? देखिए निधि जी, अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी लड़ रही है, रामपुर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी लड़ रही है और खतौली विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल लड़ रहा है। तो हमारा समझौता बरकरार है। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ ये इसलिए मीडिया नहीं दिखा रहा है क्योंकि तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है जी। तो आप देखेंगे क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में सैकड़ों लोग मारे गए। वो सब जो है खतौली से आंदोलन शुरू हुआ, सिसोली से शुरू हुआ। तो आप देखेंगे कि वहाँ अभी कल एक दिन पहले वहाँ का जो नॉमिनेशन था हमारे प्रत्याशी का, उसको रद्द कराने की कोशिश की गई। लेकिन यह है कि वहाँ का जनता और वो सब जुट गए और वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए और वो जो अपना नॉमिनेशन पेपर था वो सही पाया गया। तो इस तरह की हरकतें थी कि चुनाव में रद्द करा दिया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि जो 5 दिसंबर को उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तीनों गठबंधन जीत रहा है जी। अगर देखा जाए जिस तरीके से भीम आर्मी के फाउंडर चंद्रशेखर रावण की मुलाकात आरएलडी के नेता जयंत चौधरी से हुई, क्या ये मैसेज है कि बहुजन समाज जो है यूनाइट हो रहा है, या विपक्ष जो है, कह सकते हैं विपक्ष का जो गठबंधन है वो हमें आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा? हाँ निधि जी, देखिए मैं अपना धन्यवाद देता हूँ अपना चंद्रशेखर जी रावण जी को कि उन्होंने हमें समर्थन दिया है जी। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को खतौली में समर्थन दिया है। और मैं ये भी समझता हूँ कि इसमें अपना हमारी जो 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी, उन्होंने भी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। इसलिए मुझे लगता है कि जो बहुजन समाज पहले बंट जाता था, इस बार वो बंटने नहीं जा रहा है। और ये जो तीनों उपचुनाव हैं, ये आपको बिल्कुल आप ये समझिए सेमीफाइनल है 2024 का। इसी तरह से अब जो बहुजन समाज इकट्ठा हो रहा है वो 2024 में भी ऐसे ही इकट्ठा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। सर, आप 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज की अगर बात करें, मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं मीडिया, भारतीय जनता पार्टी, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को दरकिनार करता जा रहा है। लगातार आप देखेंगे टीवी स्क्रीन पे आफ्ताब श्रद्धा को लेके राजनीति की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए निधि जी, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और मीडिया का जो रुख है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी होती थी, आज भी इस तरह की। इसमें हिंदू मुस्लिम या जातिवाद नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से यही एक इशू हर मीडिया चैनल पर चल रहा है। मीडिया चैनल को बिल्किस बानो का भी दिखाना चाहिए। बिल्किस बानो का जब ये कांड हुआ था तो पूरी दुनिया इस पर हैरत ज़्यादा थी, इतना बड़ा जुल्म हुआ था। लेकिन आप देखेंगे कि उनको जो है किस तरह से बलात्कारियों को संस्कारी बनाया गया और बीच में भी आप देखेंगे उनको कितनी बार जेल से छूटकर वो पैरोल पर आए हैं। तो उससे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस देश में ये जो व्यवस्था है, ये इस तरह का जो सिस्टम है वो ख़राब है। और हमारा मीडिया सिर्फ कोई भी बात हो जाए उसको हिंदू मुस्लिम में लाने की कोशिश करता है, जो बहुत ही अफसोसनाक है। आपने बात की बिल्किस बानो के रेपिस्टों की, किस तरीके से उनको संस्कारी बताकर उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। क्या आप देखेंगे कि जाति के आधार पे हमारी सुप्रीम कोर्ट या हमारी सरकार जो है फैसले सुनाती है? नहीं, देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की और जितने भी हमारे
वैधानिक वो हैं, उनका सम्मान करता हूँ। जी कहीं ना कहीं कोई चूक रही होगी जी या इसमें गवर्नमेंट का कुछ वो होगा। मुझे लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हमेशा न्याय मिलता रहा है और इसको दोबारा से याचिका को डाला गया है। उसमें जो कमी रह गई है वो पूरी हो जाएगी। आप देखेंगे कि अभी कितनी बड़ी घटना हुई, मोरबी की सैकड़ों लोग मारे गए गुजरात में, लेकिन टीवी चैनल्स ने ओनली 1-2 दिन दिखाया। अभी उसका कहीं जिक्र नहीं है। जो मेन उसमें एक्यूज्ड हैं, जो मेन उसमें मुजरिम हैं, उनके खिलाफ FIR नहीं है। FIR में भी वहाँ जो है वो किया गया, भेदभाव किया गया है। तो हमें अपने जो हमारा कानून है, जो संविधान है और हमारे जो लीगल वो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उस पर विश्वास है और मुझे लगता है कि अभी भी इसमें न्याय मिलेगा। सर, अगर बात करें इस मुस्लिम कम्युनिटी की राजनीतिक अगर स्थिति देखी जाए तो अभी बहुत वो पिछड़ा है, अगर कह सकते हैं कि क्योंकि आर्थिक स्थिति भी मैटर करती है, उनकी धार्मिक स्थिति भी मैटर करती है। तो कैसे डेवलप होगा? अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी की राजनीतिक भागीदारी कैसे इम्प्रूव हो सकती है? निधि जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। असल में क्या है कि जब तक किसी समाज की सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होती तब तक वो समाज तरक्की नहीं कर सकता। और आज़ादी के बाद से ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि मुस्लिम समाज को इस्तेमाल किया गया है। कोई भी पार्टी हो, मुस्लिम समाज को इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसको मान सम्मान और हिस्सेदारी सत्ता में नहीं दी गई है। इसीलिए वो पिछड़ा हुआ है। आप देखेंगे जो हमारे दूसरे हिंदू भाई हैं, दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, वो तरक्की कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि वो समाज जो है सत्ता में हिस्सेदार बन गया है। और सत्ता में हिस्सेदार इसलिए बन गया है क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप पैदा हो गई है। उनके आज नेता हैं, आज दलितों की मायावती नेता हैं, दूसरे भी दलित नेता हैं, पिछड़ों के बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, लालू यादव हैं। तो क्या है कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, दलित पिछड़े, उनको एक लीडरशिप मिल गई है कहीं ना कहीं। मुसलमान को आज तक का उसका कोई लीडरशिप नहीं है, उसको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं है, इसीलिए वो पिछड़ा हुआ है। उसका इस्तेमाल करते हैं। जब तक इसको नंबर 1 नेता नहीं मिलेगा, ईमानदार नेता, तब और सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये पिछड़ता ही रहेगा। एक सवाल आपसे रिजर्वेशन पे भी लेते हैं कि अभी EWS कोटे को लेके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन क्या वाकई में रिजर्वेशन आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए? क्योंकि आर्थिक स्थिति को ख़त्म करने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, जहाँ तक मेरी समझदारी है। लेकिन जिस तरीके से ST SC माइनॉरिटी समाज की बात करें तो उसमें अभी रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। तो ये कैसे बदलाव आएगा? एक तरफ तो EWS कोटे की बात करें और पूर्ण रूप से अभी माइनॉरिटी समाज अभी पिछड़ा है, और दलित समाज की बात करें अभी वो शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अभी तो जो हमारे दलित पिछड़े जो मुस्लिम्स में भी हैं, हिंदूज़ में भी हैं, अभी उनको बराबर हिस्सा नहीं मिल पाया है। पहले तो उनको हिस्सा मिल जाए, तो अभी वो नहीं मिला है। तो अभी ये जो किया है 10%, अभी ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। जी। एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे तमाम उन दर्शकों को, और खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को? क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी बार बार इस इंटरव्यू में इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि उस समाज से कोई रिप्रेजेंट अगर कोई करने वाला पत्रकार होगा, SPDM होंगे, नेता होगा, अभिनेता होगा, प्रवक्ता होगा, तो उस समाज की स्थिति बहुत बेहतर होगी। देखिए निधि जी, मुस्लिम समाज को भीमराव अम्बेडकर जी, कांशीराम जी, मायावती जी, इस तरह के नेता पैदा करने होंगे जिन्होंने अपने समाज की लड़ाई लड़ी। और हमारा दुर्भाग्य है कि मुस्लिम समाज में आज तक, और इसमें क्या है कि जितनी भी पार्टियां हैं देश में, उनकी एक बहुत बड़ी साजिश है कि मुस्लिम्स में नेता पैदा ना हो, ईमानदार नेता, ना बिकने वाले नेता। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे मुस्लिम्स में लीडरशिप आनी चाहिए, और लीडरशिप आने के बाद में उनको सही सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, जो अभी तक नहीं मिल रही है। तो धीरे धीरे, लेकिन अभी चेंज आ रहा है मुस्लिम्स में भी चेंज आ रहा है। वो भी सोच रहा है कि हमारे अंदर भी हमारे कुछ नेता होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी, शुक्रिया निधि जी। तो मैं मुस्लिम समाज के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि आप जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप संगठित रहना नहीं सीख सकते, और जब तक संगठित नहीं होंगे तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष भी नहीं कर सकते। अब आपको तय करना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत। आपको अपने महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, कलाम से लेके फातिमा शेख तक, ताकि आपके बच्चों में जागरूकता पैदा हो। तभी आप अपने अंदर लीडरशिप पैदा कर सकते हैं। और जिस समाज का कोई मुख दर्शक नहीं होता है, वो अपनी दिशा और दशा को
नहीं बदल सकता। हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान तो तमाम मीडिया चैनल्स कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की बेहतर स्थिति पे बात होनी चाहिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।